सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताएंगे। इस फैक्टर की इस चैप्टर में जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी कहानी समझेंगे। मतलब अभी तक जितनी भी कहानी हम कर रहे थे वो किसकी कहानी कर रहे थे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की कहानी कर रहे थे। और हम कह रहे थे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। और ये 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। वो क्यों ये जरूरी है लिखना, एकदम भगाना मत। कोई भी चीज बता रहे होते हैं तो जरूरत के लिए बताते हैं, ऐसा नहीं कि फट से आगे निकल गया, ये तो हम जानते हैं। पहली चीज हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जहां पे देखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए जो था वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, और पी ए जो था वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। फिर दूसरी चीज आपने देखी थी जिसमें पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे आपने देखा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, जिसके अंदर एक और फॉर्मूला देखा था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। इसकी सारी डिटेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। फिर तीसरी चीज आपने देखी थी डिप रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे फॉर्मूला देखा था डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल एम। ये जो एम है ये मोलैलिटी हुआ करता है। और लास्ट आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आपने देखा था पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। यहां पर एम जो स्मॉल एम था वो मोलैलिटी था, और यहां पर जो कैपिटल एम था वो मोलैलिटी था। अब चैप्टर को यही खत्म हो जाना चाहिए था। इसमें वांट ऑफ फैक्टर जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। चैप्टर यही खत्म हो जाता, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमारे पास बहुत तरह की सब्सटेंस होती है। कुछ सब्सटेंस जो होती है वो नॉन वोलेटाइल भी होती है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होती है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो होती है वो नॉन वोलेटाइल तो होती है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट होती है। समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमने आपको बोला कि आपका चैप्टर यही खत्म हो जाना चाहिए था। जो फार्मूला पढ़ा वो फार्मूला को याद कर लिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज के बी इंटू मोलैलिटी। डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू एम आर टी। और यहीं पर हमारा टॉपिक हो जाना चाहिए था। यहाँ पर डेल्टा टी एफ का एक और फार्मूला देखने को मिला होगा आपको, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। चैप्टर हो जाना चाहिए था यहीं पे खत्म, लेकिन प्रॉब्लम आ गया। ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है ये फॉर्मूला सही है नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल तो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तो उसके लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर आई की जरूरत होगी। इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे यहां पर जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप ले रहे थे यूरिया NH2CO NH2, अब जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में मिला देते थे, यानी पानी में मिला देते थे, तब भी ये टूटता नहीं था, ये NH2CO NH2 ही रहता था।
अगर आप मान लो C6H12O6 ग्लूकोज लेते हो और इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिला देते हो पानी में, तो पानी में ये मिल तो जाता था लेकिन इसी फॉर्म में मिलता था, ये टूटता नहीं था। लेकिन अगर यही NaCl एक्वस फॉर्म में ले लो तो ये नॉन वोलेटाइल तो है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, ये अंदर जाकर Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अगर आप CH3COOH ले लो तो ये अंदर में जाके CH3COO- प्लस H+ में टूट जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मूला से बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कंपाउंड, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कंपाउंड, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कंपाउंड, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कंपाउंड, अब फार्मूला लगा के बना दोगे। लेकिन ओरिजिनली ये कंपाउंड एक्वस फॉर्म में जाने के बाद, ये कंपाउंड एक्वस फॉर्म में जाने के बाद अब ये नहीं रहा, ये अब CH3COO- और H+ में टूट गया, ये NaCl Na+ और Cl- में टूट गया, लेकिन यूरिया, ग्लूकोज, ये सारी चीजें नहीं टूटी। तो इन सब फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेज आएगा और उसकी वजह से वांट ऑफ फैक्टर क्लियर हो जाएगा। और वो जो थोड़ा चेंजेज आएगा उस फार्मूला को आप यूज इसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन वो चेंजेस में I की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। अब इसमें वांट ऑफ फैक्टर को घुसाने की क्या जरूरत पड़ी, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले ये फार्मूला हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे थे जो सॉल्यूशन में जाकर भी टूटता नहीं था। तो हम इसको और थोड़ा एलिब्रेट करेंगे। इतनी बातें जिसको लिखनी है वो लिख लो, हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और सबसे इजी चीज है। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आपने क्लास 11 का पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आई एम देयर फॉर यू टू डिक्टेट यू। थैंक यू सर, लिखो इस फास्ट से। धीरे धीरे चीजों को प्यार से समझाते चलते हैं। लिख लिया? क्या लिखना था सर इसमें, भी तो समझ ही नहीं पाए। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत में क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक। अब इस चीज को प्यार से समझने की कोशिश करते हैं क्या कि वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या समझाता है, एकदम अच्छे से। तेरी अखियों का ना गाना मत गाओ सर, यू आर ए टीचर सॉरी। चल अब हम बात करने जा रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर की। अब इस बुक में 3 फार्मूला दिया गया है। I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, दूसरा एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व क्या क्या, सब फार्मूला कैसे आया इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फार्मूला याद नहीं करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो अब देखो जो फार्मूला में चेंज आएगा वो बता देते हैं। जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसमें I मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? I। और ये वांट ऑफ फैक्टर है I इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो आपको डेल्टा TF था उसके अंदर KF इंटू स्मॉल m इंटू I मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले फार्मूला में नहीं, एक और जो फार्मूला था डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, सिर्फ इस वाले फार्मूला में। जैसे डेल्टा TB का फार्मूला था वो फार्मूला बन जाएगा KF इंटू M इंटू I। जैसे पाई इक्वल टू था MRT इंटू I हो जाएगा, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं। अब ये जो फार्मूला है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर एक डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B था। अब ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस यानी ये सारे के सारे फार्मूला इज
applicable for non volatile तो होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, as non volatile comma non electrolyte as well as non volatile इलेक्ट्रोलाइट। यानी या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब भी ये फॉर्मूला यूज करो, यानी इससे पहले जो फॉर्मूला आपने पढ़ाया बिना आई के, उसमें आई याद करना पड़ेगा। तो समझो एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो इससे पहले आपने डायरेक्ट पढ़ा बिना आई के, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी बराबर के एम के बी इंटू एम, और पाई इक्वल्स टू एम आर टी। ये सारे के सारे फॉर्मूला में आई लिखो या ना लिखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई लिखना पड़ेगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आई लिख देते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझाते हैं पूरी स्टोरी को, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक आप यूज कर रहे थे नॉन वोलेटाइल तो था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ा आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें सारे के सारे में लिखा हुआ था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है जैसे आपने लिया था NH2CO NH2 और इसको आपने पानी में मिलाया क्योंकि सॉल्यूशन बना रहा है, एक और सॉल्यूशन बनाया तो ये आ गया NH2CO NH2। यानी इस समय आपने देखा कि ये, इसको तो आप देख पा रहे हो, जो एक्वस के अंदर पानी के अंदर नमक मिल जाता है या चीनी मिल जाता है, उसको देख पाते हो कि वो कैसे टूटा हुआ है? नहीं, लेकिन चीनी NaCl है वो आपको प्रैक्टिकल में दिख रहा है। तो ये आपको कैसा है? ये विजिबल है, और ये सॉल्यूशन के अंदर इनविजिबल है। तो जो विजिबल है उसकी मदद से आप क्या निकालोगे? कैलकुलेटेड वैल्यू, रॉल्स लॉ, जो भी फॉर्मूला लगाओगे इसमें से ये फॉर्मूला लगाओगे तो रॉल्स लॉ हो जाएगा। इधर वाला आ जाओगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझो क्या कह रहे हैं, यानी आपने जो ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कह रहे थे, ये चारों के चारों जो फॉर्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बिना आई के था, हमने बोला अगर आई के साथ भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको देखकर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इसको आप किसी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट से, जैसे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, या ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, तो किसी का भी प्रेशर मेजर करना है, टेम्परेचर कितना बढ़ा घटा मेजर करना है, तो थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करो। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर या बैरोमीटर यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, तो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर वगैरह यूज करोगे। यानी जो सॉल्यूशन के अंदर की चीजें हैं वो जो वैल्यू है वो आपको कहां से मिलेगी? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलेगी। तो आपने देखा कि जो आपने कैलकुलेट किया और ऑब्जर्व किया दोनों सेम है। दोनों कैसा है? सेम है। सेम होने का मतलब कि ये टूटा नहीं, यानी आई की वैल्यू अभी भी है 1, इसलिए यहां आई की वैल्यू 1 आ जाती है, यहां 1, यहां 1, यहां 1, इसलिए आई नहीं लिखते थे। इसकी जगह अगर आप दूसरा लेते C6, समझेंगे, बिल्कुल घबराओ मत, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। C6H12O6 को अगर एक्वस फॉर्म में निकालोगे तो देखोगे C6H12O6 ही है, यानी जो आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी आई की वैल्यू अभी भी 1 है। यही सेम चीज सुक्रोज के साथ कर रहे थे, तो देख रहे थे जो कैलकुलेशन से आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से नाप के भी वही आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हो, तो मिटा इसको लिख लो, इसमें से जो भी लिखना है धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट लिखते हो तो आप देखते क्या हो, जैसे मान लो आपने NaCl लिया, पहले समझ लो, उसके बाद हम निकालने का तरीका सिखा देंगे। Na प्लस टूटा और Cl माइनस टूटा। आपने यहां से क्या किया? कैलकुलेटेड निकाला, कैलकुलेशन किया NaCl को लेकर और निकाला कैलकुलेटेड कोलिगेटिव
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मान लो उसकी वैल्यू कुछ भी आई। अब सॉल्यूशन के अंदर में एक्वस फॉर्म बनने के बाद आपके नजर में तो NaCl है, लेकिन अंदर में NaCl नहीं रहा, Na+Cl- बन गया है। और इसको जब ऑब्जॉर्ब करोगे और उसकी वैल्यू निकालोगे, यानी उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालोगे, यानी ऑब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। तो जब ऑब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे तो देखोगे इन दोनों केस में डज नॉट सेम। ओहो, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो आप ये सोच रहे थे कि इसके आगे 1 है, यानी ये 1 मोल है, लेकिन ये टूट कर इसके आगे 1 और इसके आगे 1, यानी ये 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया, यानी ये 2 मोल टूट गया। तो जो भी वैल्यू आ रही थी उसका डबल वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू आ रही थी उसका डबल वैल्यू आ गया। जैसे मान लो MgCl2 है और ये टूटा Mg2++ 2Cl-। अब आप कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे, तो 1 मोल बूझ रहे थे, तो किसके आगे 1 है तो 1 मोल समझ रहे थे। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया इसको और किसी बैरोमीटर मैनोमीटर से निकाला तो देखा इसका 1 मोल इसका 2 मोल, देखा नहीं, ये आपको दिखा कि ये 3 गुना ज्यादा आया। 3 गुना ज्यादा क्यों आया? क्योंकि ये 1 मोल था और ये 2 मोल था। यानी आप अगर डेल्टा TF की वैल्यू निकालोगे MgCl2 के लिए तो मान लो ये आया 10, मान लो आपने फॉर्मूला देखा MgCl2 और इस समय निकाला आपने डेल्टा TF और उसका मान लो वैल्यू आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसको आप ऑब्जर्वेशन करोगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से नापोगे, ये कहां से आया? कैलकुलेशन से। ये फार्मूला यूज किया, कैलकुलेशन किया। अब आप जब डेल्टा TF की वैल्यू निकाला तो देखा 10 नहीं है 30 है। कहां से? ऑब्जर्वेशन से, किसी इंस्ट्रूमेंट से जब ऑब्जर्व किया तो देखा 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 10 डिग्री आना चाहिए थे 30 डिग्री आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ लोचा अंदर का है। क्यों? क्योंकि I इस समय कितना हो गया? 1 से 3 में चला गया, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहां से I का एक फार्मूला बन के आएगा, लिख लो इन सब बातों को, ये फार्मूला कर लो, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। यानी ये जो आयंस में टूटने वाले थे, इससे पहले जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था वो टूटता ही नहीं था, तो इसलिए हमें आई वगैरह का प्रॉब्लम आता नहीं था, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जो टूट जाएगा एक सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन बनाते हो ना, क्या लेते हो? एक सॉल्वेंट लेते हो, एक सॉल्यूट लेते हो, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन निकालते हो और उस सॉल्यूशन का डेल्टा TF निकालते हो या पाई निकालते हो या मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालते हो या डेल्टा TB निकालते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का निकालते हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन निकालते थे और उस सॉल्यूशन के अंदर हम सोच रहे थे NaCl है लेकिन वो Na+Cl- है। हम सोच रहे थे MgCl2 है लेकिन वो Mg2+Cl 2Cl- है। हम सोच रहे थे CH3COOH है लेकिन सॉल्यूशन में वो CH3COO- प्लस H+ है। यानी हम सोच कुछ रहे थे, सॉल्यूशन में उसके ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से हो कुछ और जा रहा था। लेकिन इससे पहले ऐसा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया क्योंकि सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो समय I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, देखो इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। तो यहां से एक फार्मूला आपके दिमाग में बन के आया, 3 कैसे लिख दिया आपने सर? तो देखो यहां से आपके पास एक फार्मूला आएगा, I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी या तो टूट जाए या तो डिसोसिएशन मतलब टूटना और एसोसिएशन मतलब जुड़ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर बिफोर डिसोसिएशन, यानी बनने से पहले या बनने के बाद, मतलब सॉरी, टूटने से पहले या जुड़ने के पहले, पहले वाले में कितना मोल है उसको नीचे लिखो, बाद में कितना मोल आया उसको ऊपर लिखो, वही आपके I की वैल्यू होगी। जैसे NaCl है, ये टूट गया
Na प्लस में और Cl माइनस में। तो पहले इसके आगे 1 था तो ये 1 मोल था, लेकिन टूटकर इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। तो I की वैल्यू हो गई आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, यानी I की वैल्यू हो गई 2। यही चीज फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा है कि 2 गुना बढ़ जाएगा जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी उस वैल्यू से। यहां तक बातें समझ में आई? एकदम धीरे धीरे चीजों को लिखते चलो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, इरेज करें। हाँ चलो देखो, अब यहां से इसी फार्मूला को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाए तो देखो, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन आता था, जैसे NaCl ही है और ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो NaCl को लेकर आप कौन सी वैल्यू निकालते थे? तो ये आपको दिखता था तो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते थे, और इसको निकालकर कौन सा वैल्यू निकालते थे? जो मैनोमीटर बैरोमीटर से नापते थे वो वैल्यू निकालते थे, क्योंकि ये चीजें आपको आयंस के फॉर्म में दिख तो नहीं रही होगी। तो आप इससे दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो कि आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन में हमारा कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कभी कभी क्या कर देगा कि जैसे डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे देगा, बोलेगा हम ऑब्जर्व किए तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कुछ आई है, तो आप फिर फार्मूला लगाओगे केएफ वगैरह दे के, मोलालिटी वगैरह दे के आप फिर फार्मूला लगाओगे और कैलकुलेटेड वैल्यू निकालोगे। जो ऑब्जर्व वैल्यू दी जाएगी उसको कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू निकलेगी। इस फार्मूला से यहाँ कैसे पहुंचे? तो ऊपर में मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन है और आफ्टर में हम ऑब्जर्वेशन से निकाल पाते हैं, यानी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके निकाल पाते हैं। तो ऊपर में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिफोर है नीचे में, तो नीचे में जो भी चीज हम निकालते हैं वो हमें दिखता है, उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, यानी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे आएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक लिख लो। लिख लिया? अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अब यहां से अगर इसको आगे बढ़ाओगे, इस फार्मूला को थोड़ा, एक फार्मूला ये है, इसी फार्मूला से तीनों बनाए हैं, इससे यहां पहुंचे कोई दिक्कत नहीं। इसी फार्मूला से अगर हम तीसरा बनाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन को गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी आफ्टर डिसोसिएशन का मोलर मास अपॉन इसका भी गिवन मास, ये आफ्टर डिसोसिएशन का है, और इसका भी गिवन मास अपॉन मोलर मास आफ्टर डिसोसिएशन का, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ये किसका है? सॉरी बिफोर का। समझो समझो क्या कह रहे हैं। आपको फॉर्मूला आया I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या तो टूटने के बाद या तो जुड़ने के बाद कितना मोल है, और टूटने और जुड़ने से पहले कितना मोल है। तो जो पहले होता है उसको हम कैलकुलेट करके निकाल पाते हैं, तो नीचे लिखा। जो बाद में आता है एक्वस फॉर्म में टूट के, उसको हम ऑब्जर्व यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से नापते, इसलिए पहले लिखा, तो इस फॉर्मूला से यहां तक पहुंचे। अब इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन को लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो बाद में आया। कौन में आया? बाद में। और यहां पर लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मोलर मास पहले आया, यानी ये ऊपर चला जाएगा, गिवन मास कर जाएगा, यानी ये मास मोलर मास ऊपर, और जो बिफोर वाला मोलर मास है वो ऊपर, और जो आफ्टर वाला मोलर मास है वो नीचे आएगा ना। इसको ऐसे करोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा मोलर मास बिफोर वाला ऊपर, थोड़ा समझने के लिए सब बता रहे हैं, और मोलर मास आफ्टर वाला ऊपर। अब जो बिफोर वाला आया है, पहले आया है, वो नॉर्मल मोलर मास है कि नहीं है? आप जिसको देख रहे हो NaCl को, उसका मोलर मास है। लेकिन जब आप आफ्टर में देख रहे हो तो वो एब नॉर्मल मोलर मास है, यानी आपको पता नहीं है कि ये Na, आप जब देख रहे हो, देखो 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 समझो, और दूसरे तरीके से ये Na प्लस टूटा और Cl माइनस टूटा, तो आप देख क्या रहे हो? नॉर्मल मोलर मास, इसका मास जो भी मोलर मास होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि NaCl का मोलर मास निकालने आता है। लेकिन अंदर में Na प्लस बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है, ये तो आपको नहीं पता, और जो भी उसका मोलर मास होगा वो एब नॉर्मल होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अंदर में टूट के ऐसा बन रहा है। यानी इसका तीसरा फार्मूला बन के आएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं तो फार्मूला रट लो, हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। I बराबर आ गया
नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका इनवर्सली नीचे चला गया, इसका इनवर्सली ऊपर आ गया, तो इसलिए नॉर्मल मोलर मास ऊपर आ गया, एबनॉर्मल मोलर मास नीचे आ गया। वो आपको मोलर मास वगैरह दिया जाएगा, चीजों को पकड़ना होगा और बनाना होगा। ये 3 फार्मूला हो गया आई का। ये फार्मूला आपको कैसे आया ये बताया हमने कि NaCl टूट रहा है Na+Cl- में, तो आपने बोला कि भैया NaCl के पास 1 मोल है और Na+Cl- के पास 2 मोल है, तो 2/1 कर देंगे तो आई की वैल्यू 2 आएगी, यानी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसका डबल आ जाएगा ऑब्जॉर्व्ड वैल्यू, यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा वो ऑब्जॉर्व्ड का आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कैलकुलेटेड का आएगा। और यहाँ से हमने देखा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो आफ्टर वाला है, जो एबनॉर्मल है वो नीचे चला जाएगा, जो बिफोर वाला है नॉर्मल मोलर मास है वो ऊपर आ जाएगा। और ये 3 फार्मूला का खेला है इस पूरे चैप्टर में। लिख लो, इसको लिख लिया, इरेज करें। अब हम NaCl को या किसी भी चीज को निकालने का बहुत सारा तरीका बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है, लिख लो लिख लो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि पूरा डिसोसिएट हो रहा है, हम बताएंगे, घबराने की जरूरत है। पहले ये 3 फार्मूला कैसे हमने डिराइव किया, याद करने का तरीका, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस किया वो। अगर आपको नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जब आपके पास नॉन वोलेटाइल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो जाए तो आई की वैल्यू 1 हो जाती है, और जब 1 डालोगे तो आपका पुराना फार्मूला मिल जाएगा। और पुराने में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता था, इसलिए हम आई की वैल्यू 1 लेते थे और फार्मूला में चेंजेस नहीं करते थे। अब हम आई की वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका, ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए, कैसे हमने लाया ये दिमाग में रहना चाहिए, और कभी कभी और दूसरे तरीके से भी निकालने का तरीका हम आपको समझा देंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी बनवा देंगे, आपको थोड़ा क्लियर करा देंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फास्ट लिख लिया। अब ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखो। अब आई को निकालने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि 100% नहीं टूटेगा, एकदम घबराओ मत, एकदम अच्छे से समझा देते हैं। पहली चीज थोड़ा सा ब्रैकेट, अच्छा पहले यही समझ, नहीं ये समझ ही लो। पहली चीज थोड़ा सा इसको लिख लो। मान लो एक रिएक्शन है A+2B एरो गिव्स 3C+4D, 3C+4D। अब ये रिएक्शन है और इसमें क्या है, इसका देखो ये रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। और आपसे कहेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, Kc, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में क्या है C, और C के आगे क्या लगा है 3, तो उस पावर में चला जाएगा। फिर अगला क्या है D, आगे क्या लगा है 4, तो पावर में चला जाएगा। फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है B, इसके पावर में क्या चला जाएगा 2, और A के आगे क्या है 1, तो इसके पावर में आ जाएगा 1। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर यही रिएक्शन है A+2B एरो 3C+4D, और ये इक्विलिब्रियम नहीं है, सीधे कहता है एट एनी टाइम, तो उस समय यूज करते हैं Q, और जिसको कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट। सॉरी, उस समय भी लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जगह C का पावर 3, D का पावर 4 अपॉन B का पावर 2 और A का पावर 1। अब यहाँ पर बैठा हुआ बहुत सारे बच्चे के मन में एक सवाल उठेगा, सर इसमें क्या अंतर है? तो इसमें कंसंट्रेशन का अंतर है। जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो C का कंसंट्रेशन हो सकता है कुछ और हो, और किसी समय देखोगे तो C का कंसंट्रेशन जो है वो कुछ और हो सकता है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तब भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसे लिखते हैं, और जब रिएक्शन कांस्टेंट लिखना हो तब भी ऐसे ही लिखते हैं। बस जो C का वैल्यू होगा, हो सकता है इस समय C का वैल्यू 2 हो और इस समय C का वैल्यू 1.9 हो,
1.8 हो या 1 हो, कुछ भी हो सकता है एट एनी टाइम, और ये कंसंट्रेशन लेवल पर। ठीक है, अब आई निकालने का बहुत सारा तरीका। एक चीज पहले समझ लो, अल्फा बराबर होता है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी कितना जुड़ा है या कितना टूटा है। जैसे सबसे पहले अगर हम डिसोसिएशन ले, ठीक है, और हम कह दे कि ये 100% डिसोसिएट कर रहा है। अगर मान लो NaCl है और ये बना रहा है Na प्लस Cl माइनस, और ये 100% डिसोसिएट कर रहा है, यानी इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा और इसका भी 1 मोल होगा। तो I बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। I की वैल्यू आ गई 2। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 थी, यानी 100% होने का मतलब अल्फा बराबर 1, 100% डिसोसिएट कर गया। लेकिन हमने बोला ना 100% डिसोसिएट नहीं किया, कुछ डिसोसिएट किया। तो NaCl लिखोगे तो बोलोगे कि ये 1 था, पहले देखो ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, लिखने का तरीका समझो, ये 1 था इनिशियल, तो ये भी एक्वस नहीं बना है तो ये 0 0 था। फिर जब आप एट इक्विलिब्रियम पहुंचे तो मान लो इसमें से कुछ अल्फा गया है तो ये भी अल्फा बना, ये भी अल्फा बना। मान लो इसी जगह अगर आपके पास है MgCl2 और इस समय कहता है कि ये 100% डिसोसिएट कर रहा है, तब क्या करोगे? तो बोलोगे Mg2 प्लस 2Cl माइनस, और इस समय बोल दोगे कि ये 1 मोल था तो ये भी 1 था और ये भी 2 मोल है, तो किसके आगे 2 लगा हुआ है। तो I की वैल्यू बोलोगे 3/1 दैट इज 3। लेकिन यही कटाना ना 100% नहीं है, तो अब कैसे निकालते हैं? तो MgCl2 एरो Mg2 प्लस 2Cl माइनस। पहले कहते आप कि मान लेते हैं इनिशियल हमारा शुरुआत में MgCl2 पूरा का पूरा था, ये 0 था, ये 0 था। फिर एट इक्विलिब्रियम पहुंचे तो कितना बच गया? कितना बच गया रिमेनिंग? तो मान लेते हैं 1 में से अल्फा गया तो यहां अल्फा बना, लेकिन इसके आगे 2 है तो ये 2 अल्फा बन गया। समझ रहे हो? अगर मान लो आपके पास है A2 gives 2, ऐसा है, ऐसा ले लो, टूट रहा, मान लो A2 है वो हो गया 2A, तो 1 में से 0, अगर 100% है तो 100% अगर है तो ये 1 है तो ये 2 है, तो I का वैल्यू 2/1 हो गया। लेकिन अगर 100% नहीं है, उसको कह देगा कि कितना परसेंट है तो अल्फा की वैल्यू उतना यूज कर लोगे आप। तो यहां से आप बोलोगे ये अगर 1 है तो ये 0 है इनिशियली, तो एट इक्विलिब्रियम कितना कंसंट्रेशन बता? तो 1 में से अल्फा गया तो ये 2 अल्फा बना। अब यहां से अगर I की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे में 1, ये अल्फा कट जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस अल्फा बचा। अगर यही अल्फा की वैल्यू 100% यानी 1 होता तो 1 प्लस 1 2 आ जाता, जो 2 आया था। इस समय अगर I की वैल्यू निकालोगे इस वाले केस में, Mg वाले में, तो I बराबर क्या लिखोगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बिफोर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस, ये आफ्टर वाला है, ये बिफोर वाला, 1 प्लस 0 इज 1, अल्फा कट गया तो I बराबर क्या आ गया? 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। और अगर यही अल्फा की वैल्यू 100% होती, 1 होती, तो अल्फा की जगह 1 डालते तो 2 × 1 2 प्लस 1 3 आ जाता, और 3 आया। बात समझ रहे हो? लिखो। थोड़ा पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, और डिसोसिएशन और तोड़ के दिखाएं, ये सब लिख लो, जो भी इसमें से लिखना है लिख लो। ठीक है, चलो 100% है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 100% नहीं है तो यही अल्फा वाला खेल करना है। ठीक है, देखते चलो। और देखो, जैसे मान लो कैसे सब लिखोगे तो ना मानेंगे। ऐसा चलो, जैसे मान लो पहले है CH3COOH
एरो, मान लो ये कहता है 100% डिसोसिएट करता है, तो ये CH3 COO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। आप बोलोगे इसके आगे एक है तो एक, इसके आगे एक है तो ये एक, यानी I बराबर हो जाएगा आफ्टर 2 और इनिशियल 1 तो 2/1 2 आ गया। लेकिन अगर यही कहता ना 100% नहीं कर रहा था, इसको 1 मानते, इसको 0 0, फिर इसमें से 1 में से अल्फा ले जाते तो ये अल्फा बनता, ये भी अल्फा बनता, क्योंकि सबके आगे 1 है। तो ये I बराबर हो जाता 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1। ये अल्फा अल्फा करता है और 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस अल्फा आ जाता है, और 100% होता तो 1 प्लस 1 2 आ जाता, 2 आ गया। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन की कहानी हो गई। अब आप देखो डिसोसिएशन में आप जब भी निकाल रहे हो तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ रही है। 100% अगर हो रहा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, और एसोसिएशन में कम जाएगा। बात पकड़ रहे हो कुछ नहीं? देखो और पकड़ पाओगे। अब डिसोसिएशन की कहानी हो गई, अब हम एसोसिएशन की कहानी पढ़ते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसोसिएशन। अगर मान लो एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, दो मिलके एक बन जाना। यहां पर एक टूट रहा था दो में, यहां देखो मान लो अगर 2CH3COOH है और ये बन जा रहा है CH3COOH होल ट्वाइस। अगर ये 100% होगा, आई की वैल्यू 100% होगा तो बोलोगे ये 2 था तो ये 1 हो गया, क्योंकि मोल हमेशा आगे पर देखते हैं। तो ये 2 मोल था तो ये 1 मोल हो गया। तो आप बोलोगे आई बराबर आफ्टर डिसोसिएशन 1 बिफोर डिसोसिएशन 2, तो आफ्टर एसोसिएशन 1 बिफोर एसोसिएशन 2 तो 1/2, और आई की वैल्यू इसमें हमेशा लेस देन 1 आएगी। अच्छा, अगर ये कहता 100% नहीं है, क्या नहीं है? 100% नहीं है, तो आप इस रिएक्शन में कैसे करते हैं? सो देखो 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 देखो, हम जो समझाना चाह रहे हैं, मान लो 100% नहीं है, इसमें कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 80% है, 40% है, कुछ भी है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या जब जुड़ेगा तो एसोसिएशन, टूटेगा तो डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कुछ उल्टा बोल जाए तो कंफ्यूज मत करना, आप समझदार हो। तो अब देखो, अब इस समय आप इसका इनिशियल मानोगे तो बोलोगे पहले ये 2 है तब ये 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम बोलोगे, जो इसका रिमेनिंग कितना होगा, तो बोलोगे 2 में से 2 अल्फा जाएगा तो 1 अल्फा बनेगा। समझ रहे हो? जितना है उतने में से उतना जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके इसका लिखोगे आई की वैल्यू, तो क्या लिखोगे? 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 + 0 इज 2। ये आ जाएगा 2 - अल्फा अपॉन 2। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती तो 2 - 1 क्या आ जाता? 1 अपॉन 100% हो जाता तो 1 2 - 1 1/2 आता। अगर मान लो इसी जगह कहता है डाइमर है, इसी को क्या कहते हैं हम? जो 2 मिलके एक बनता है, इसी को कहते हैं डाइमराइजेशन। अगर मान लो 2A मिलके A2 बन रहा है, अब 100% है तो 2 ये 1A, तो आई की वैल्यू हो गई 1/2। 100% ये कब हुआ? जब 100% था। जब 100% नहीं है तो ये 2 था तो ये 0 था, तो ये 2 में से 2 अल्फा गया तो ये 1 अल्फा बना, तो आई की वैल्यू आ गई 2 - अल्फा/2। ये कैसा है? डाइमर है। अगर इसी जगह ट्राइमर होता, इरेज करें आराम से, बिल्कुल घबराना मत, हम लगता है हम समझा देंगे। अब हमें लग रहा है, अगर मान लो यहाँ पर ट्राइमर होता तो कैसे निकालते? तो आप बोलते 3A मिलके बना रहा है A3, तो ये अगर मान लो सिंपल 100% वाला बात होता तो आप बोलते ये 3 मोल है तो ये 1 मोल है। तो इस केस में आई की वैल्यू आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएट हो रहा है बार बार, एसोसिएशन डिसोसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है लैंग्वेज, तो उससे घबराना मत। आफ्टर एसोसिएशन मतलब आफ्टर वाला पहले लिखो और बिफोर वाला बाद में लिखो तो 1/3। लेकिन कोई कहता नहीं 100% नहीं है, तो बोलते ये 3 है तो ये 0 है। कब? इनिशियल में। तो ये 3 में से 3 अल्फा जाएगा, जितना होगा उसमें से उतना ही अल्फा जाएगा।
तो वो इतना एक अल्फा बनेगा, क्योंकि इसके आगे एक है। अब इस समय आई की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे 3 माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3, ये पूरा जोड़ के ऊपर लिखोगे और ये पूरा जोड़ के नीचे लिखोगे, तो आई बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3, और अल्फा की जगह अगर 1 होता 100% तो 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 अपॉन 3 आ जाता, और इसको कहते हैं क्या, ट्राइमर। आगे और बताएं, अगर मान लो इसी जगह दिया जाता आपको टेट्रामर, टेट्रामर मतलब 4, यानी 4 ए मिलके एक बना रहा है। अगर ये 100% होता तो आप बोलते ये 4 मोल है तो ये 1 मोल होगा, तो यहां पर आई बराबर 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर 100% नहीं होता तो आप बोलते इनिशियल ये 4 था तो ये 0 था, तो एट इक्विलिब्रियम में इसका कितना रिमेनिंग बच गया, तो 4 में से 4 अल्फा जाएगा, तो ये 1 अल्फा बनेगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 अल्फा बनता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 होता तो 3 अल्फा बनता। जितना इसके आगे है उतना ही अल्फा बनेगा, जितना इसके आगे है उतना ही अल्फा जाएगा उतने में से। अब यहाँ से आई की वैल्यू लिखोगे तो इन सबको जोड़ोगे तो 4 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा, और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो नीचे लिखोगे 4, तो आई बराबर आ गया 4 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4। अगर 100% होता तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती, 3 इंटू 1 3 हो जाता, और 4 माइनस 3 1 आ जाता, 1/4 आ जाता। तो हमें लगता है वांट ऑफ फैक्टर की कहानी आपको समझ में आ गई है। हर फॉर्मूला में आपको आई को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से देख लो, एक्स बी इंटू आई बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए होता है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम इंटू आई होता है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम मोलरिटी इंटू आई होगा। आई की वैल्यू इसी तरह से निकालोगे, और अल्फा की वैल्यू आपको दी जाएगी 80% तो 0.8 ले लोगे, 90% तो 0.9 ले लोगे, क्वेश्चन बना के भी समझ लेंगे। और उसी तरह पाई इक्वल्स टू एम आर टी इंटू आई हो जाएगा। अगर यही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो कुछ समझ में आया? हाँ सर, पक्का। तो वांट ऑफ फैक्टर को हमने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ जाएगा कैसे 4 में 0 फिर 4 माइनस 4 अल्फा किया। ये सब कहानी अगर समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इरेज कर दे 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 कर दो सर। अब 2 क्वेश्चन है उसको बना के समझा देते हैं। और अगर ये टॉपिक समझ में ना आए, अगर ये टॉपिक समझ में ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें कमेंट करोगे। बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है उसको बनाकर हम समझा देंगे। लेकिन हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम उसी को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं कि जो हम समझ गए ना, समझाते समझाते हमको लगता है वो मेरा बच्चा भी समझ गया समझते समझते। अब देखो पेज नंबर 59 में 2.12 एग्जाम्पल है। इसमें कहता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी मास ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H5COOH, और वो गिवन है 2 ग्राम। तो इसका मोलर मास निकाल लो, जरूरत तो पड़ेगा ही। तो इसका निकालो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COOH। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, 12 इंटू 6 72, 5 इंटू 1 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33, 72 प्लस 12 5 17 प्लस 33, 7 3 10 2 12, 7 1 8 3 11 1 12, 122 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब कहता है डिजॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिजॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी यहां से आप देखो तो मास ऑफ बेंजीन गिवन है। किसका मास गिवन है? बेंजीन का मास गिवन है। बेंजीन क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। अच्छी बात है, हमारे पास क्या है? उसका मास 25 ग्राम है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे कहता है शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी
डिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के एफ को हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 4.9 केल्विन केजी पर मोल या मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एसोसिएशन बोले या डिसोसिएशन बोले, अल्फा पूछ रहा। इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन, इफ इट फॉर्म डाइमर इन दी सॉल्यूशन। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू पूछ दिया यानी ये 100% डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में एसोसिएशन है यानी 100% अल्फा की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, 1 होता तो पूछता नहीं। अब बना के देखते हैं हम। तो हम इसमें जैसे ही आए और हमने अपने डाटा को चेक किया तो हमने देखा डेल्टा टी एफ के एफ की वैल्यू यानी हमारे पास एक फार्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम इंटू आई, क्योंकि इसमें हमें अल्फा निकालना है तो आई पहले चाहिए तो हम निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ की जगह डाला 1.62, के एफ की जगह डाला 4.9, मोललिटी में डाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास 122 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 25 इन केजी इंटू 1000 इंटू आई। ठीक, अब ये चला जाएगा ऊपर, मोलरिटी निकालने तो आता ना, इतना पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1.62 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 122 इंटू 25 इंटू आई। यहां से आई को इधर ही रहने दो तो आई बराबर क्या लिख दोगे, ये सब इधर मल्टीप्लाई आएगा तो 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। लिख लो, बना लो, एकदम क्वेश्चन बना के भी हम चीजों को समझा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.62 इंटू 122 इंटू 25 ये आ गया 4941 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 98 होगा तो 9.8 इंटू 1000 आएगा जो ओवरऑल 4941 अपॉन 98,120 को एक बार डेसिमल आके 0 हट जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 9800 ये आ गया हमारे पास आई की वैल्यू 0.504। क्या आ गया, 0.504 आई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर से मिटा देते हैं आई की वैल्यू का कैलकुलेशन। अब कह रहा है कि कौन डाइमर बना रहा है, बेंजोइक एसिड। डाइमर मतलब दो मिलके एक बना रहा है, यानी ये जो बेंजोइक एसिड है C6H5COOH इट फॉर्म डाइमर। कह रहा था ना कि जब इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी जैसे ही वो बेंजोइक एसिड में मिला वो डाइमर बना लिया, यानी 2 बार C6H5COOH अंदर जाके C6H5COOH का होल ट्वाइस बना लिया। तो मान लेते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकाल लिया 100% लेके नहीं चलते तो इनिशियली ये 2 रहा होगा तो ये 0 रहा होगा, तो फिर एट इक्विलिब्रियम पे इसका जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बनेगा वो कुछ 2 में से 2 अल्फा जाएगा, तो ये कितना बनेगा, इसके आगे 1 है तो ये अल्फा बनेगा। तो आई बराबर क्या लिखोगे, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन 2 प्लस 0 2 होगा। ये आई बराबर आ जाएगा 2 माइनस अल्फा, ये घट के अपॉन 2। अब आई की वैल्यू निकाल चुके हो आप तो 0.504 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा अपॉन 2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 0 4 2 जा 9 0.908 बराबर 2 माइनस अल्फा।
अब इसको उधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.908। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10 में से 8 गया 2, 9, 10 में से 2.000 0.908, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 और ये 9 में से 9 0 और ये नहीं कुछ तो गलती हो रहा है। 2 में से 2 अल्फा गया तो 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 बचा। कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ओह सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना। देखो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 0 और 5 2 जा 10 जाएगा। कितना जाएगा? 5 2 जा 10 जाएगा और डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट तो कितना जाएगा? 1.008। मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया तो 1.008। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से ये आ गया 1.008 तो 10 में से 8 गया 2, फिर 9 और ये 0 यानी 0.992 आ गया अल्फा की वैल्यू। अब आपसे कह रहा है अल्फा का परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताओ, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 99.2% आ जाएगा। तो परसेंट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे बनाया? सो परसेंटेज में जो भी अल्फा की जो भी वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज में निकल जाएगा। और इस तरह से एनसीईआरटी में इसको बड़ा नॉर्मल मोलर मास देखो कितना आसानी से बन गया। थोड़ा दिमाग लगाओगे चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लिखो इसको फास्ट 2.12। फिर एक और क्वेश्चन